हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बिहार विशेष का आज पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो चलिए, और इसमें हम लोग कवर करेंगे ये 70th में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, कब पूछा गया था ये? तो आज हम लोग अभी 15 क्वेश्चन करेंगे जो 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। पहला प्रश्न है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो देखिए, पटना कॉलेज की स्थापना हुई 1863 में। तो थोड़ा सा पटना कॉलेज के इतिहास को समझते हैं। सबसे पहले 1835 में बनाया गया, एक अंग्रेजों के द्वारा ही, उनके शासन में ही, पटना हाई स्कूल। क्या बनाया गया दोस्तों? पटना हाई स्कूल। उसके बाद 44 में, 1844 में इसको मिल गया कॉलेज का दर्जा। कॉलेज का दर्जा मिल गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये कॉलेज बंद हो गया। फिर आगे चल के 1861 में फिर से इसकी पटना जिला स्कूल के नाम से इसको फिर से पुनर्स्थापना किया गया। 1861 में पटना जिला स्कूल, पटना जिला स्कूल के नाम से इसकी स्थापना की गई। और मतलब कर सकते हैं पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापित किया गया इस स्कूल को पटना जिला स्कूल के रूप में। उसके बाद अगस्त 1862 को इसका नाम बदल के कर दिया गया पटना कॉलेजिएट स्कूल। पटना कॉलेजिएट स्कूल। उसके बाद फिर जाकर के 9 जनवरी 1863 को इसको कॉलेज के दर्जा मिला। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 9 जनवरी 1863 को। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? अगला प्रश्न है। तो देखिए, ये ऑप्शन के अनुसार से 1911। तो दिल्ली दरबार में मीटिंग चल रही थी, आए हुए थे जॉर्ज पंचम। उससे पहले 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन ये सब को लेकर के लोगों में विरोध था। ऑलरेडी स्वदेशी आंदोलन वगैरह चरम पे थे। अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया। इसने क्या किया कि बंगाल प्रांत से बिहार को कर दिया अलग, बिहार और उड़ीसा को कर दिया अलग। बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और जब बिहार और उड़ीसा को जब अलग किया गया, और एक चीज किया गया, बंगाल से राजधानी को हटा करके दिल्ली करने की घोषणा भी इसी दिन हो गई। ये दिन था 12 दिसंबर 1911। उस समय भारत के वायसराय जो थे, वो थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया था। लेकिन आगे चल के बिहार से उड़ीसा एक राज्य अलग हो गया 1936 में। और सन 2000 में बिहार से एक और राज्य अलग हो जाता है, झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो जाता है। इस तरीके से वर्तमान का जो बिहार है, इसका इतिहास पूर्ण रूपेण बंगाल प्रांत से जुड़ा हुआ है। अब एक चीज और है जो अक्सर थोड़ा सा लोग नहीं पढ़ते हैं। एक्चुअली घोषणा जब तो हो गया था 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कब किया गया था? तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। ठीक है, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये इधर वाला है। चलिए, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? सबको पता होगा, मधुबनी में मिलता है। मिथिला पेंटिंग के नाम से फेमस है मधुबनी क्षेत्र। और इसमें अलग अलग तरह के, बहुत तरह के चित्रकारियां मिलते हैं, जैसे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ब्रश और हाथ से, और लकड़ी का ब्रश बना बना करके इस तरीके से चित्रकारी बनाई जाती है। चित्रकारियों में बहुत तरह की चीजें, जैसे सांस्कृतिक विषय, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, विवाह से रिलेटेड,
और भी दैनिक जीवन से रिलेटेड चित्रकारी की जाती है। अगर इसकी प्रकार का बात करें तो चित्रकारी का जो प्रकार है मिथिला पेंटिंग के अंतर्गत यह है भरनी। भरनी में क्या करते हैं, जैसे नाम से भरनी है तो कुछ चित्र जैसे बना लिए, हमको एक चित्र बनाना है, चलिए जी हम एक चित्र बना लिए, हम कुछ इसको ऐसे करके इस तरीके का कोई चित्र, अब इसमें हम अलग अलग रंग भर कर सकते हैं, तो अलग अलग रंग इसमें भर दिए जाते हैं। इस तरीके की चित्रकारियों को बोलते हैं भरनी चित्रकारी। इसके बाद आता है कचनी। इसमें बहुत महीन और बारीक रेखा से चित्रकारी की जाती है। फिर गोदना, जो हम लोग टैटू देखते हैं, बहुत सारे लोग महाकाल और ये सब जो लिखे हुए रहते हैं, तो टैटू वो उसी का गोदना जो है, गोदना ही टैटू के रूप में फेमस हो चुका है ज्यादा ही। तो गोदना भी मधुबनी पेंटिंग का ही एक उदाहरण। फिर कोहबर, शादी विवाह में जो देखते होंगे कि जो एक कोहबर दिखाया जाता है जिसमें वंश का प्रतीक बांस और ये सब चीजें का एक अलग अलग रंगों से, सफेद रंगों से दीवार पे बनाया जाता है शादी के समय, जिसको बोलते हैं कोहबर। बिहार के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है कोहबर नीपना या कोहबर बनाना, इस तरीके की बातें तो शादी से पहले बनाई जाती है, और शादी के लगभग लगभग अलग अलग प्रथाएं हैं अलग अलग जगह, शादी के सालों बाद उसको फिर पोता जाता है। और मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग को क्या है, 2007 में जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए, चंपारण, बलिया, रांची, तो ये कहाँ हुआ था? रांची में। रांची कहाँ है? झारखंड में। छोटा नागपुर का एक क्षेत्र है, लेकिन जब ये हुआ था तब तो झारखंड भी बिहार में ही था, तो कहीं कहीं ऑप्शन बिहार भी रहेगा, तो आप बिहार ऑप्शन लगा सकते हैं। इसी को बोला गया था बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान। उलगुलान विद्रोह से भी इसको जाना जाता है। ये हुआ था 1899 से 2000 के आसपास, और इसका नेतृत्व किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। और क्यों हुआ था? तो मुंडाओं की जो पारंपरिक खेती थी ना, उसको इन लोग बदल रहे थे, क्योंकि मुंडा लोग पारंपरिक खेती जो है ना सामूहिक रूप से करते थे, उसमें अंग्रेज लोग परिवर्तन कर रहे थे, चेंजेज कर रहे थे, टैक्सेज वगैरह ये सब लेने के चक्कर में। तो इसी के खिलाफ वहां विद्रोह हुआ था। और बिरसा मुंडा की धरती है, कहा जाता है कि ये बिरसा मुंडा की धरती, उन लोग इनको भगवान जैसा पूजते थे। तो अब इन्होंने किसानों के अधिकारों के, मुंडाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ये आंदोलन शुरू किया था। तो निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदन में बदल दिया? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी में दो सदन में बदल दिया था, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। और ये अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसी समय केंद्र में भी द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी गई थी, मतलब इस तरीके से एक दो पार्ट में बदल दिया गया था, जैसे राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, केंद्र में भी ऐसा हो गया था। और इसी में द्वैत शासन इन्होंने ऐसे शुरू किया था, द्वैत शासन कि जैसे एक रखा आरक्षित, मतलब जो अधिकार था वो अपने पास रखे, और दूसरा कर दिया हस्तांतरित। तो ये हस्तांतरित क्या किया? तो अधिकार को अपने पास रखा अंग्रेज लोग, और कर्तव्य को दे दिया भारतीयों को, मतलब हस्तांतरित कर दिया। तो इस सब चीजें जो हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद ही हुई थी। और क्या हुआ था, एक एक हुआ था सिविल सेवा का एग्जाम शुरू हुआ था, सिविल सर्विसेज शुरू किया गया था। ये किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत, जिसमें आईएएस आईपीएस के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो वगैरह ये सब होते हैं, ये सब की शुरुआत उसी समय की गई थी भारत में। चलो, 2019-20 में बिहार में के जीएफडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? तो देखिए, सकल घरेलू सकल राज्य जीएफडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी एस डी पी, तो किसका योगदान 60.2% था? तो बात है अगर जो करें 2019-20 में, तो सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का प्रतिशत जो था ये था 60.2%।
अगर बात करें अभी 2024-25 के आसपास में, तो यहाँ पे लगभग लगभग 9.9 लाख करोड़ वर्तमान में सेवा क्षेत्र है। तो उससे पहले सेवा क्षेत्र 58.6%, उद्योग 21.6%, कृषि 19.9%। तो अगर जो देखा जाए ओवरऑल 24-25 में, तो 24-25 की अगर जो हम बात करें, तो 9.9 लाख करोड़, जो लगभग लगभग वर्तमान में देखा जाए तो 13.1% की वृद्धि है। और अनुमानित पता है अगला क्या है? 2026 के लिए जो अनुमानित है वो 10.97 लाख करोड़ है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए, सबसे ज्यादा मक्का का जो उत्पादन होता है ये होता है मुजफ्फरपुर में, क्योंकि मक्का के मुजफ्फरपुर में दोनों फसलें होते हैं, खरीफ भी और रबी भी। तो दोनों फसलें होते हैं मक्का का, इसलिए यहाँ पे उत्पादन सबसे ज्यादा है। इसके बाद मक्का हब बोला जाता है पूर्णिया को। पूर्णिया को बिहार का मक्का हब भी बोला जाता है। तो पूर्णिया है दूसरे नंबर पे, एक नंबर पे मुजफ्फरपुर है। तो पूर्णिया के बाद अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो वहीं पे आप पास में कटिहार है। तो मक्का उत्पादन में ये सब अग्रणी है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो मक्का उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी अगर पूरे भारत में राज्य का है वो 12.6% है, जो तीसरे नंबर पे है। कौन सी नदी बिहार का फोक के रूप में मानी जाती है? सबको पता होगा, कोसी नदी। कोसी लिंक परियोजना भी अभी हम लोग पिछले प्रश्नों में देख रहे थे, कोसी मेची लिंक परियोजना। ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है, कोसी जो निकलती है गोसाई थान से। गोसाई थान से निकलती है। और ये अगर जो देखा जाए तो ये तिब्बत और नेपाल के क्षेत्रों से ये निकल के आती है गोसाई। जब ये आती, जब तक ये तिब्बत में होती है तो इसे तिब्बत में कहा जाता है इस नदी को सप्त कोसी। और भारत में जब आती है, भारत नेपाल से निकल के जब ये भारत में एंट्री करती है तो भारत में इसको क्या बोला जाता है? कोसी। भारत में ये नदी कोसी बन जाती है। अब देखिए दो चीजें और, भारत में जब ये एंट्री करती है तो कोसी बैराज से होते हुए भीमनगर में भारत में एंट्री करती है। कहाँ? भीमनगर, ये जगह का नाम है। अब भीमनगर कहाँ है? सुपौल जिला में। उसके बाद ये कुर्सेला के पास आकर के गंगा में मिलती है। गंगा में कहा मिलती है आके? कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। कुर्सेला कहाँ है? तो कटिहार में। ठीक है दोस्तों, चलिए। कोसी बैराज कोसी नदी पे ही स्थित है, जो क्या करता है? जल प्रवाह को कंट्रोल करता है। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक है? तो देखिए, लीची के उत्पादन में भी मुजफ्फरपुर नंबर 1 पे है। मक्का में जैसे था उसी तरीके से लीची में भी नंबर 1 पे है। और शाही लीची का जो किस्म है सबसे ज्यादा यहाँ उत्पादन होता है। और उस शाही लीची को जीआई टैग भी मिला है अक्टूबर 2018 में। तो मिला है जीआई टैग अक्टूबर 2018 में, बिहार के शाही लीची को जीआई टैग मिला है। तो क्या कहीं और कोई भी लीची को मिला है? तो हाँ, असम के लीची को भी जीआई टैग मिला है। असम की लीची है ये, चाइना लीची है। उसी को, चाइना का ही एक प्रजाति था, बिहार में उसके भी बहुत उत्पादन होता है। उस लीची के लोग पेड़ लगाते हैं, उत्पादन होता है, तो चाइना लीची के नाम से ही उसका एक किस्म का नाम रख दिया गया है। तो चाइना लीची को, असम के चाइना लीची को भी मिला है। और बिहार को किसको मिला है जीआई टैग? तो शाही लीची को। शाही लीची को बिहार में जीआई टैग मिला है। चलिए, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए थे। तो 9-10 के लिए इन्होंने ई कंटेंट बनाना शुरू किया था लॉकडाउन के समय। कब? तो कोविड के समय। कोविड के समय ये शुरू किया गया था। वर्तमान में इसका प्रसारण बंद कर दिया गया है और इसके जगह पे ई लॉट्स, ई शिक्षा कोश, बहुत सारे अलग अलग ऐप बना दिए गए हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, कोसी क्षेत्र का अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर कोसी मैदान क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई। और कोसी नदी है, बहुत सारे गाद वगैरह लाते हैं, तलछट वगैरह, हल फार, ये सब ये
बाढ़ में अपने द्वारा बढ़ा कर लाते हैं, इसलिए कोसी का जो मैदान क्षेत्र है बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो देखिए, मखाना के लिए एक नंबर पे है मधुबनी जिला, और मधुबनी के मखाना को 20 अप्रैल 1922 को मिला हुआ है जीआई टैग, भी इसको मिल गया था। दूसरे नंबर पे आता है, एक नंबर पे मधुबनी और दूसरे नंबर पे पूर्णिया, दूसरे नंबर पे दरभंगा, तीसरे नंबर पे पूर्णिया। इसके अलावा भी सहरसा, सुपौल, ये सब में भी उत्पादन होता है। और अगर जो देखा जाए तो भारत में पूरे लीची का 85 से 90% तक उत्पादन बिहार करता है। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा है? तो देखिए, ये जो 71% जो हिस्सा है, अनानास, संतरा, लीची, आम, तो किसका है? लीची का। तो भारत के वार्षिक उत्पादन में लीची का कितना है? 71% से ज्यादा है, क्योंकि मखाना जो है 85 से 90%, पैराइट्स 95% और लीची 71% से ज्यादा। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गेहूं का उत्पादन, तो देखिए, गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे बेहतर एक नंबर पे जो आता है, ये आता है रोहतास जिला। एक नंबर पे कौन सा है? रोहतास जिला। यहाँ पे गेहूं और धान दोनों की खेती होती है और अच्छे पैदावार। दूसरे नंबर पे आता है मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद फिर सीतामढ़ी, खगड़िया, ये सब है। अगर भारत में देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, फिर एमपी में ऐसे, और बिहार में अगर देखा जाए तो रोहतास में। चलिए, अगर जो बिहार का गेहूं टोटल भारत में देखा जाए तो कितना प्रतिशत है? तो लगभग लगभग 5 से 7% कवर करता है। ओवरऑल देखा जाए तो 5.7%। निम्नलिखित में किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो ये थे फिरदौसिया का, ठीक है, जिसको शुरुआत जो किया गया था ख्वाजा मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के द्वारा। आप लोग नाम सुने होंगे, मनेर का दरगाह, बिहार शरीफ दरगाह। तो मनेर का दरगाह और बिहार शरीफ दरगाह आज भी दो आस्था का केंद्र बना हुआ है। मनेर के लड्डू के आप लोग जब सुनते होंगे तो मुंह में पानी आ जाता होगा, वो फेमस है। और बिहार शरीफ में भी इनका एक मजार है, जिसे कहा गया है मखदूमे जहां, भी इनको कहा जाता था। किनको? ख्वाजा मखदूम शरफुद्दीन मनेरी को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जिनको कोई भी कमियां लगे वो कृपया करके बताइए, और जिनको लगे कि अच्छा है वो सराहिए। आगे चल के हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाएंगे। ध्यान रखिए, विद्यार्थी पीसीएस, ठीक है।